Good morning, all of you. Today, Morning, sir. now I am muting you all. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन टाइप कीजिएगा. आज के लेक्चर की आपकी अटेंडेंस काउंट होगी और स्टार्ट करते हैं. टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, हमने अभी तक देखा कि वेरियस मेमोरी स्ट्रक्चर्स, आपकी मेमोरी टेक्निक्स, जिसमें हमने पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेड मेमोरी, ठीक है. उसके बाद हमने कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पढ़ी, उनकी परफॉर्मेंस पढ़ा और डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए. नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशिंग. So let's start with the next topic. The name of topic is threshing. My screen is visible to all of you. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? करेक्ट. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग होता क्या है? थ्रेशिंग बेसिकली जब हम किसी प्रोसेस को लोड करते हैं मेमोरी में, ठीक है, तो हम ये कहते हैं उसके कुछ पेजेस हमारी मेन मेमोरी में हैं. अगर वो पेजेस मेन मेमोरी में प्रेजेंट हैं तब हम उसको कहते हैं पेज हिट. अगर पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको कहते हैं पेज मिस. तो इट माइट बी द सिचुएशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्रोसेस ज्यादातर टाइम अपनी लाइफ का पेजिंग में सर्व करता है इन कंपैरिजन टू एक्सिक्यूटिंग. मतलब ज्यादातर टाइम वो पेज फॉल्ट रिक्वेस्ट को सर्विस करने में लेता है इन कंपैरिजन टू जो उसका एक्चुअल बस टाइम या एक्सिक्यूशन टाइम था. इसी को हम कहते हैं थ्रेशिंग. So the first point is this: a process that is spending more time in paging rather than executing is said to be threshing. तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ कि एक प्रोसेस जो ज्यादातर टाइम अपना पेजिंग में स्पेंड करता है इन कंपैरिजन टू एक्सिक्यूटिंग ऑन सीपीयू इज कॉल्ड थ्रेशिंग. उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग. और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट कि जो प्रोसेस है does not have enough frames to load all the pages for its execution. मतलब अगर एक प्रोसेस को हमने कुछ नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया तो मेन मेमोरी में हमारे पास इतने फ्रेम्स नहीं है कि हम उसके ज्यादातर पेजेस को लोड कर दें ताकि पेज फॉल्ट कम हो. तो इस प्रोसेस को भी हम थ्रेशिंग कहते हैं. इसी डेफिनेशन को दूसरे टर्म्स में लिख रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्रोसेस does not have enough frames to hold all the pages for its execution. उसके execution के लिए frames available नहीं है. So most of the time, so it is swapping pages in and out very frequently rather than executing. ठीक है.
सी क्या बताया कि एक प्रोसेस जो ज्यादातर टाइम पेजिंग रिक्वेस्ट को सर्व करने में लगाए इन कंपैरिजन टू एक्चुअल एग्जीक्यूटिंग, उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। इसी चीज को दूसरे टर्म्स में लिखा है कि हमारा प्रोसेस के पास इतने फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है कि उसके हम सारे पेजेस को मेन मेमोरी में लोड कर सकें। ठीक है, अगर सारे पेजेस मेन मेमोरी में लोड नहीं है तो क्या होगा, हर बार जब भी हमें पेज की जरूरत होगी तो पेज फॉल्ट होगा, और पेज फॉल्ट होगा तो मैक्सिमम टाइम हमारा जाएगा पेज फॉल्ट की रिक्वेस्ट को सर्व करने में इन कंपैरिजन टू हमारा जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम है उससे ज्यादा। ठीक है, तो अब बेसिकली इसी चीज को मैं एक आपको रीजन बताता हूँ इसका, कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज रीजन ऑफ और व्हाट इज द कॉज ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता क्यों है, कॉज ऑफ थ्रेशिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी फोर्थ यूनिट का है मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत थोड़ा सा पार्ट है इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब कॉज क्या है। इनिशियली होता क्या है, जब हमने कुछ प्रोसेसेस को लोड किया तो बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है। तो जैसे जब बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है तो हम क्या देखते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है। जब सीपीयू यूटिलाइजेशन कम देखते हैं तो उस केस में हम सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करते हैं। तो जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज किया मतलब ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड कर दिया। तो जब ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड कर दिया, हमारे पास पहले से लिमिटेड फ्रेम्स थे, अब उसमें ज्यादा प्रोसेसेस लोड हो गए, तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करते करते कि हर एक फ्रेम एक सेपरेट न्यू प्रोसेस को बिलोंग कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो नेक्स्ट पेज के लिए पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। तो जब आपका पेज फॉल्ट जनरेट होगा तो एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगेन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया क्या बोला इसमें, थ्रेशिंग का रीजन क्या है। नहीं, ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, सीपीयू को मैक्सिमम बिजी रखना है हमारा टारगेट। सीपीयू को मैक्सिमम बिजी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं। मतलब मेन मेमोरी में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर्स को लोड करें ताकि सीपीयू हमारा बराबर उसके पास एक जॉब हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सपोज मेरे पास एक मेमोरी थी जिसको मैंने डिवाइड किया 8 फ्रेम्स में। ठीक है, 8 फ्रेम्स में डिवाइड किया। अब इनिशियली क्या हुआ, जब मैंने प्रोसेसेस को लोड किया तो मेरे पास अगर 8 प्रोसेसेस थे, मैंने पहली बार एक प्रोसेस को लोड किया। अब एक प्रोसेस को लोड किया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एक पेज के बाद उसने पेज फॉल्ट जनरेट किया। जब पेज फॉल्ट रिक्वेस्ट सर्व होने के लिए कंट्रोल चला गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, इस टाइम पे सीपीयू आइडल है, तो यहाँ पर सीपीयू टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इस वजह से हमने क्या किया कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा देते हैं, अब 2 प्रोसेसेस को लोड कर देते हैं। तो 2 प्रोसेसेस को लोड किया, अब अगेन कुछ टाइम के बाद फिर से पेज फॉल्ट हुआ, तो हमें लगा कि हम अभी भी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास 8 फ्रेम्स थे, हम सपोज 8 प्रोसेसेस को लोड कर दिया। तो 8 प्रोसेसेस को लोड करने के बाद अब हर एक प्रोसेस के पास सिर्फ एक ही फ्रेम है। अब जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। तो मतलब एक टाइम पर तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, मगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं यूजिंग अ ग्राफ। सी यहां पे क्या कहा गया आपसे कि ये हमारा था सीपीयू यूटिलाइजेशन।
का ग्राफ, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नीचे। अब इनिशियली जब हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 थी तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम था, हमने 2 प्रोसेसेस को लोड किया, सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा। फिर अभी भी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम था तो हमने 3 प्रोसेसेस को लोड किया, फिर 4 को लोड किया, 5 को लोड किया। ऐसे करते करते हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बढ़ रहा है और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है यहाँ पे। मगर एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बाद, जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो दिया कि 8 फ्रेम्स की हमारे पास मेन मेमोरी है, अगर हमने 8 प्रोसेसेस को लोड कर दिया तो 8 प्रोसेसेस के लोड होने के बाद अब जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो पेज फॉल्ट रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो हमारा हर बार पेज फॉल्ट होगा तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन फिर क्या हो गया, एकदम डिक्रीज होके ऑलमोस्ट 0 पे आ गया। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट थ्रेशिंग का कि on increasing the degree of multi-programming, CPU utilization will also increase. But after reaching a certain threshold value, एक threshold value के बाद अगर हमने degree of multi-programming increase करी तो हमारा CPU utilization almost 0 हो जाएगा। This is the cause of thrashing. थ्रेशिंग होता क्यों है? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, जब भी हमने देखा कि सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमने एक प्रोसेस को और लोड कर दिया, फिर देखा अभी भी सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि पेज फॉल्ट हो रहा है। जितनी देर हमारी रिक्वेस्ट पेज फॉल्ट सर्विस करने में जा रही है उतनी देर सीपीयू आइडल बैठा था। तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते गए, हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में इंक्रीज करते गए। तो एक टाइम के बाद हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर बढ़ाते हैं तो उसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होने लगेगा। ये समझ में आया? अब यहां तक कोई क्वेश्चन? ये थ्रेशिंग आपका सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मगर थ्योरी ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आती है। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेशिंग को डिटेक्ट कैसे करता है कि सिस्टम में थ्रेशिंग हो रही है, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज डिटेक्शन ऑफ थ्रेशिंग। कॉज मैंने आपको यूजिंग ग्राफ बताया है, एक्सप्लेन यूजिंग ग्राफ। नेक्स्ट है आपका डिटेक्शन ऑफ थ्रेशिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग को डिटेक्ट कैसे करेंगे? बेसिकली व्हाट हैपेंड, जब भी हमारे सिस्टम में हमने ये डिटेक्ट किया कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ और द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसके बेस पे हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारे सिस्टम में थ्रेशिंग है कि नहीं। मींस सिंपल टर्म्स में अगर कहें, इट इज डिटेक्टेड by evaluating the level of CPU utilization को कंपेयर किया एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, दिस इज वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम थ्रेशिंग डिटेक्ट करने के लिए कोई एल्गो चलाता रहे जिसमें वो ये इवेल्युएट करेगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो
एज कंपेयर टू जितने हमने प्रोसेसेस लोड किए हैं, मतलब लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे इफेक्टिव है कि नहीं। अगर कम है तो थ्रेशिंग हो रहा है, तब उस केस में जो भी थ्रेशिंग के हमारे प्रपोज सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को एक्सिक्यूट करेगा। अगर थ्रेशिंग नहीं है तो नॉर्मली एक्सिक्यूट करता रहेगा। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गई कि टाइम टू टाइम थ्रेशिंग डिटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम चलाता रहे। ठीक है, कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर या एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में है और उसके बाद भी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेशिंग। तो जो थ्रेशिंग के सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशंस को एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिटेक्शन ऑफ थ्रेशिंग, कि कैसे सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका थ्रेशिंग को डिटेक्ट करेगा। ये क्लियर है? चलिए, few people are waiting to be allowed। हाँ, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, मैं उनको अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास की आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, तो यू मस्ट एंटर विद द नेम एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अगर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं होगा तो मैं आपको ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने सिर्फ नाम से या डमी नेम से एंटर करना चाह रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है क्लास में। चलिए नेक्स्ट आगे। अब थ्रेशिंग तो हमें समझ में आया, थ्रेशिंग बेसिकली है क्या। अगर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्सेज का। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ओवरहेड है कि उसको कुछ टाइम टू टाइम उसको एक थ्रेशिंग एल्गोरिथम एक्सिक्यूट करनी है जो ये डिटेक्ट करेगा कि सिस्टम में एक्चुअल में थ्रेशिंग की सिचुएशन है कि नहीं। तो यहाँ पर थ्रेशिंग जो है हमारा बेसिकली इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमारा एक ओवरहेड है, तो इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेशिंग। पहला क्या डिसएडवांटेज है कि सीपीयू ज्यादातर टाइम कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट नहीं कर रहा। थ्रेशिंग कब होगी? जब प्रोसेस का ज्यादातर टाइम पेज फॉल्ट को सर्व करने में लगे इन कंपैरिजन टू एक्चुअल एक्सिक्यूशन ऑन सीपीयू। तो सीपीयू पे एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा कम है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? आपको एक टर्म पढ़ाया था थ्रूपुट। थ्रूपुट थ्रूपुट ये आपने टर्म पढ़ा था सीपीयू शेड्यूलिंग में। सीपीयू शेड्यूलिंग में थ्रूपुट आपका क्या है? बेसिकली कि एक ऐसा टाइम जब सिस्टम में प्रोसेस एंटर हुआ तब से लेके जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, मींस द टाइम इंटरवल between when a process enters into the system till its execution is completed। तो इस बीच के टाइम इंटरवल को हम कहते हैं आपका थ्रूपुट। इसमें दो टाइम आते थे, वेटिंग टाइम और एक्सिक्यूटिंग टाइम। तो अगर हम इस पेजिंग कॉन्सेप्ट की बात करें या जो भी हम मेमोरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सेगमेंटेशन या कोई भी, तो इसमें क्या है कि हमारा जब भी पेज फॉल्ट होगा, जो पेज फॉल्ट होगा उस टाइम पे सीपीयू हमारा उस प्रोसेस को एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब वो टाइम हमारा वेटिंग टाइम है। तो यहाँ पर अगर ज्यादातर टाइम पेज फॉल्ट होगा तो हमारा थ्रूपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे एक यूनिट इंटरवल में कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे ये भी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अगर थ्रूपुट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अब कम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो थ्रूपुट हमारा कम हो गया। तो इट मींस
अगर थ्रेशिंग ज्यादा होगी तो दिस विल डिक्रीज द सिस्टम थ्रूपुट इज डिक्रीज। थ्रूपुट क्या है आपका? दो टाइम्स को मैंने यूज करते हुए बताया आपका। एक टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम मींस जब से प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुआ तब से लेके जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। थ्रूपुट नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक्सिक्यूटिंग पर यूनिट टाइम, एक यूनिट इंटरवल में कितने प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ। तो अगर नॉर्मली थ्रेशिंग नहीं हो रही थी तो इट माइट बी पॉसिबल कि 1 मिनट में हमारे 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब अगर बार बार थ्रेशिंग हो रही है मतलब प्रोसेस ज्यादातर पेज फॉल्ट जनरेट कर रहा है, तब उस केस में सिस्टम में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे उनके नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अब इट माइट बी पॉसिबल कि 1 मिनट में सिर्फ 4 ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। तो दैट्स व्हाई सेकंड डिसएडवांटेज इज सिस्टम थ्रूपुट इज डिक्रीज। सिस्टम का पूरा थ्रूपुट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका, जब कोई प्रोसेस ज्यादातर टाइम पेज फॉल्ट जनरेट कर रहा है तो मतलब जहां पर हमारा जो पेज फॉल्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज पेज फॉल्ट रेट इज इंक्रीज्ड। पेज फॉल्ट रेट इज इंक्रीज्ड। पेज फॉल्ट का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब पेज फॉल्ट का रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम जो डिमांड पेजिंग या किसी भी एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालते हैं, वो टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। इफेक्टिव एक्सेस टाइम विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम का इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, लिसन, एक क्वेश्चन है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा पेज फॉल्ट रेट विल इंक्रीज। पेज फॉल्ट रेट विल इंक्रीज मींस हम सिंपली उसको कह सकते हैं पेज मिस रेशियो इज इंक्रीज्ड। जो हमारा पेज मिस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की जो आपकी डिसएडवांटेजेस थी वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी। अब नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का सॉल्यूशन क्या है? अगर सिस्टम में थ्रेशिंग होता है तब उस केस में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग। पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर बार बार थ्रेशिंग हो रही है तो हम अपनी फिजिकल मेमोरी को इसका साइज इंक्रीज कर दें, मतलब मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें, तो उससे हम थ्रेशिंग वाली सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 GB की मेमोरी थी तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम 1 GB के बजाय अब 2 GB की मेमोरी यूज करें। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी इन द सिस्टम में हम मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी इन द सिस्टम, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है कि यहाँ पर जो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर रहे थे, जैसे एग्जांपल के लिए अगेन एज वी हैव सीन इन दिस ग्राफ, यहाँ पर क्या है कि
एक सर्टेन टाइम के बाद अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बाद बढ़ाते हैं तब हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होता है। तो अगर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होने लगा तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर दें तो हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन की कंडीशन पे रहेंगे हमेशा। मतलब हम सीपीयू हमारा टाइम टू टाइम थ्रेशिंग एल्गोरिथम चला रहा है, तो थ्रेशिंग एल्गोरिथम जब डिटेक्शन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रही है सिस्टम में, तो जैसे ही ये डिटेक्ट हुआ कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करना शुरू कर दें। तो जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करेंगे एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड वैल्यू के बाद, तब उस केस में क्या होगा, हमारा वापस से सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो इसका सॉल्यूशन है दैट इज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को हम डिक्रीज कर दें। नेक्स्ट सॉल्यूशन है कि जो हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से मतलब जैसे मैंने आपको आपके कोर्स के सिर्फ 3 ही एल्गोरिथम डिस्कस करी, फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल। इसके अलावा भी कुछ हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती हैं। जो सबसे बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है दैट इज प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं किया। तो इस थ्रेशिंग प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये भी है कि हम प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करें, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करें। नेक्स्ट ये हो गया आपका दैट्स ऑल विद द सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कि थ्रेशिंग क्या होता है जब सिस्टम में ज्यादातर टाइम पेज फॉल्ट हो इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूशन। उसका रीजन क्या है, जब हम एक लिमिट तक डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते हैं उसके बाद हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होने लगता है। सिस्टम इसको डिटेक्ट कैसे करता है, यूजिंग डिटेक्शन एल्गोरिथम ऑफ थ्रेशिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेशिंग, फिर हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के क्या क्या पॉसिबल हमारे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अब ये तो हमारी नॉर्मल सी सिचुएशन है कि हमने थ्रेशिंग होने दी सिस्टम में, उसके बाद डिटेक्ट किया और फिर हमने उसको सॉल्व किया। दूसरा तरीका कि हम सिस्टम में थ्रेशिंग की कंडीशन ना आने दें, मींस प्रिवेंशन ऑफ थ्रेशिंग, प्रिवेंशन ऑफ थ्रेशिंग, सिस्टम में थ्रेशिंग वाली सिचुएशन ना आने दें। तो थ्रेशिंग की सिचुएशन कब नहीं आएगी, अगर मैंने 4 प्रोसेसेस को लोड किया मेन मेमोरी में और उनको एग्जीक्यूट होने के लिए जितने भी पेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे पेज हम उसको इनिशियली एलोकेट कर दें, तब उस केस में हमारा जो थ्रेशिंग है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर एक प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए सपोज 4 फ्रेम्स की जरूरत है, इसी तरह से अगर हमने वो चारों फ्रेम्स उसको अलॉट कर दिए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रहेगा क्योंकि सारे पेजेस हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम कुछ लिमिटेड प्रोसेसेस के संग ही कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मगर उसके भी कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस थे। तो सिस्टम इन सबका कुछ मिक्सचर यूज करता है, ठीक है। So the solution prevention method for this is
To prevent thrashing, we must provide, the point is this, we provide as many frames as needed by a process for its execution. ठीक है, कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने फ्रेम्स की जरूरत पड़ेगी, वो फ्रेम्स हम उसको पहले से एलोकेट करके दे दें। ऑल्दो ये थ्रेशिंग का सॉल्यूशन तो जरूर है, मगर इसमें हमारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? दैट्स ऑल विद द थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में इतना ही है आपका। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग के कॉज क्या है, थ्रेशिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं, थ्रेशिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और थ्रेशिंग का सॉल्यूशन क्या है और प्रिवेंशन क्या है। तो ये इतनी सारी चीजें ये आपसे पेपर में थ्योरेटिकल ही पूछी जाती हैं, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो अभी पूछ लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ वी नो व्हाट इज द सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे मैंने बार बार कहा कि थ्रेशिंग हमारा कब होगा, जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू तक इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने पास कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है हमेशा। जैसे इस वक्त मेरा सिस्टम ऑन है, जूम कॉल चल रही है, तो इस टाइम पर भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन और सारे रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूज हो रहा है, वो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एनालिसिस से वो ये चीज फाइंड करता है कि क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी कि जब थ्रेशिंग होगी सिस्टम में। तो ये बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग डिटेल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम फाइंड करते हैं कि कौन सी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, कि हम कितने प्रोसेसेस को लोड करते हैं तो उसके बाद हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंशन मेथड में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्टिमम होगी, ये कैसे इंश्योर होगा? प्रिवेंशन मेथड में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्टिमम होगी, ये कैसे इंश्योर? यही कहा मैंने, उसमें हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंश्योर नहीं कर रहे हैं, वो आपका एक पॉसिबल सॉल्यूशन सिर्फ थ्रेशिंग के लिए है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम ये कह रहे हैं कि हमने फिक्स कर लिया कि हम सिर्फ मैक्सिमम 3 ही प्रोसेसेस को लोड करेंगे। तो अगर हम हर बार 3 ही प्रोसेसेस को लोड करेंगे तो इट माइट बी द सिचुएशन, कि हमारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना इफेक्टिव ना हो या मैक्सिमम ना हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, दूसरी मेमोरी स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। और दूसरा चीज, अगर हम किसी प्रोसेस के सारे पेजेस को लोड कर रहे हैं तो जो हमारे डिसएडवांटेजेस थे आपका पेजिंग, सेगमेंटेशन या पेज सेगमेंटेड मेमोरी का, वो डिसएडवांटेज पे हम फिर से आ जाएंगे। मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए अगर 10 पेज चाहिए तो मेन मेमोरी में 10 फ्रेम्स होंगे तभी हम उस प्रोसेस को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो जो आपके वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, जो उसके एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस से हम वापस से रोल बैक कर जाएंगे। हम फिर उस केस में उतने ही प्रोसेसेस लोड कर पाएंगे, उसी साइज का प्रोसेस लोड कर पाएंगे जितना अवेलेबल स्पेस मेन मेमोरी में होगा, अगर हम प्रिवेंशन टेक्निक पे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में एक लाइन बोली कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों का कुछ मिक्सचर यूज करता है। मतलब वो प्रिवेंशन टेक्निक पे नहीं जाता, क्योंकि अगर प्रिवेंशन टेक्निक पे जाएंगे तो हम डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था।
क्वेश्चन है तो इसके लिए बता रहा हूँ। प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट में हम ये चीज देखते हैं कि कौन से पेज को सीपीयू एक्सिक्यूट करेगा मैक्सिमम टाइम, तो उसके हिसाब से हम हर एक पेज की कुछ प्रायोरिटी सेट करते हैं। मतलब अगर मैंने एक अपने प्रोसेस को कुछ पेजेस में डिवाइड किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार एक ही पेज हमारा यूज हो या हर बार डिफरेंट पेज यूज हो। कोई पेज हमारा मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक सी का प्रोग्राम लिखा और एक पेज के अंदर हमारा फॉर लूप आया, तो फॉर लूप तो मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। मतलब जब अगर हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो जिस पेज में हमारा फॉर लूप आया है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स रेफरेंस स्ट्रिंग में वो पेज आएगा। तो उस केस में हम उस पेज की प्रायोरिटी मैक्सिमम रखेंगे। तो जिन पेजेस की प्रायोरिटी लोएस्ट होगी, हमें जब कभी पेज रिप्लेस करना होगा तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाले पेज को पहले रिप्लेस करेंगे इन कंपैरिजन टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब हमें पेज रिप्लेस करना है, एक पेज की प्रायोरिटी 1 है और एक पेज की प्रायोरिटी 3 है। 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम 3 प्रायोरिटी वाले पेज को रिप्लेस करेंगे, ना कि 1 प्रायोरिटी वाले पेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as we are providing the maximum, वो हो गया। तो जब प्रायोरिटी है तो जो पेज ज्यादा हमें जरूरत पड़ना है, तो अगर वो पेज हमारा मेन मेमोरी में रहेगा तब उस केस में ये क्वेश्चन था आपका कि व्हाट आपका हाउ प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड एज सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग। हम प्रायोरिटी पेज एल्गोरिथम को सॉल्यूशन के तरह से कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई पेज बार बार जरूरत पड़ रहा है और उसको हम मेन मेमोरी में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर पेज फॉल्ट कम होगा। तो जब पेज फॉल्ट कम होगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको एज ए सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग आपको प्रोवाइड किया। एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर टेक्निक दैट वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम फ्रेम फॉर अ प्रोसेस। क्या जो हमने अभी सॉल्यूशंस बताया उसमें एक सॉल्यूशन मैंने बताया कि एक प्रोसेस को जितने भी पेजेस की जरूरत है वो सारे के सारे पेजेस हम मेन मेमोरी में लोड कर दें। तो क्या इसके अलावा भी कोई हमारा सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए, तो सॉल्यूशंस में मैंने आपको बेसिकली 3 सॉल्यूशंस बताए कि हम या तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चेंज कर दें या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग चेंज कर दें। ये दो भी हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ हार्डवेयर बेस्ड भी सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारा जो स्वैप फाइल है उसका हम साइज डिक्रीज कर दें, तब उस केस में भी हमारा ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। इतना ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जितना आपके एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से पूछा गया है उतना मैंने कवर कर लिया। और कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सब क्लियर है? रेज योर हैंड। एक क्वेश्चन है सुमित का। सर थ्रेसिंग को डिटेक्ट करने वाला सर नहीं समझ आ रहा है। डिटेक्ट करने का मतलब कि टाइम टू टाइम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एल्गोरिथम चलाएगा जो होगी हमारी थ्रेशिंग डिटेक्शन एल्गोरिथम। क्या है वो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। थ्रेशिंग डिटेक्शन एल्गोरिथम,
थ्रेशिंग डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या करेगी, वो ये चेक करेगी कि जितने प्रोग्राम्स जितने प्रोसेसेस हमारे मेन मेमोरी में हैं और जो हमारा करंट सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो रेशियो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है इन कंपैरिजन टू डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो वो इसको डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ पे थ्रेशिंग एग्जिस्ट कर रही है, थ्रेशिंग सिचुएशन हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम फिर सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। या तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, जनरली हमारा यही पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज कर देते हैं। ये चीज आपने ऐसे भी फील करी होगी जब आप अपने सिस्टम में कोई मल्टीपल प्रोग्राम्स एक्सिक्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, आपने कोई ब्राउजर ओपन किया, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, उसमें आप नई टैब्स ओपन करते जा रहे हैं, नई टैब्स ओपन करते जा रहे हैं, ओपन करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। और दूसरा, बैकग्राउंड में क्या होगा कि आपकी जो टैब की इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में। तो जैसे मैंने लीजिए, मैंने एक ब्राउजर में 50 टैब्स ओपन किए, 50 टैब्स का मतलब 50 नई वेबसाइट्स या 50 नए यूआरएल ओपन करें। तो जब मैं लास्ट वाला ओपन किया है तो वो तो हमारा अभी प्राइमरी मेमोरी में है, तो उसके मतलब 48 या 49 वाले टैब को अगर मैं रेफर करूंगा तो वो पेज तो तुरंत लोडेड होगा। अगर मैं वहां से मूव करूं फर्स्ट टैब पे, जो मैंने सबसे पहला टैब ओपन किया था, तो वो पेज ब्लैंक होगा। अब वो पेज दोबारा से लोड होगा, दोबारा से लोड वेब सर्वर से नहीं होगा, दोबारा से लोड होगा हमारी सेकेंडरी मेमोरी से। वो पेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट हो गया था, अब सेकेंडरी मेमोरी से उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर क्या किया, अगर हमने जितने भी प्रोसेसेस लोड किए उसके हिसाब से अगर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करते चले जाएंगे। सर इसका फायदा क्या होता है किसका? थ्रेसिंग का? थ्रेशिंग फायदा कहाँ है, थ्रेशिंग तो मतलब डिसएडवांटेज है, ये ठीक ये अच्छी कंडीशन नहीं है सिस्टम में। ठीक सर। दिस इज नॉट अ गुड सिम्टम। ये तभी होगा जब हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होगा और हमारा ओवरऑल टारगेट, हम चाहे कोई भी एल्गोरिथम की बात करें, हमारा ओवरऑल टारगेट यही है कि हम सिस्टम में सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रखना चाहते हैं। अगर यस सर। सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो वो कोई भी चीज हो तो वो हमारे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल नहीं। और कुछ? नहीं सर। सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए यूज होता है, हाँ, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने के लिए ही ये यूज होता है कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है कि नहीं। अगर कम है तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे, अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करने के बाद भी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। चलिए, अभी तक मेमोरी मैनेजमेंट में जितने टॉपिक्स पढ़ाए, दैट्स ऑल विद दिस थ्रेशिंग टॉपिक। अभी तक जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए इसमें किसी में भी कोई डाउट हो तो बताइए। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैश मेमोरी। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए अभी। अच्छा, एक चीज बताइए, कैश मेमोरी ये आप लोगों ने शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा। तो आपने क्लासिफिकेशन, मतलब 3 टाइप की हमारी कैश मेमोरी होती है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी से? तो मैं शॉर्ट में बताऊं, नहीं तो मैं इसको डिटेल में बताऊं? जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए।
चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट में बता दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं डिटेल में बता दीजिए। तो मीडियम सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रखेंगे। इतना बता दे रहे हैं आपको कि अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप इजिली उस चीज को आंसर कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कैश मेमोरी। ये आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट, कैश मेमोरी को हम लोग दो नाम से और जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू कैश और मेमोरी कैश। दिस इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू कैश और मेमोरी कैश। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश? कैश का मीनिंग क्या होता है? कैश बेसिकली दिस इज ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड जिसका मतलब होता है हाइडिंग समथिंग, ठीक है। कैश का मतलब हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट, कैश मेमोरी जो आपकी होती है सिस्टम में, दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर्स के बाद अगर हम मेमोरीज की बात करें तो हमने 3 टाइप की मेमोरीज पढ़ी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेन मेमोरी और प्राइमरी और आपका सेकेंडरी मेमोरी। मतलब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है? सीपीयू सबसे पहले रेफर करता है आपका रजिस्टर्स को, रजिस्टर्स के बाद सीपीयू जाता है कैश मेमोरी पे, कैश मेमोरी के बाद नेक्स्ट रेफरेंसेस ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में भी कोई चीज नहीं मिली, देन इट रेफर्स द सेकेंडरी मेमोरी। तो सिस्टम में जो एग्जीक्यूशन होता है मेमोरी के करस्पॉन्डिंग वो कुछ इस टाइप से है कि सीपीयू सबसे पहले हमारा रेफर करता है आपका रजिस्टर्स को। अगर इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में नहीं है तो वो चेक करेगा कैश मेमोरी को, कैश मेमोरी में नहीं है तब वो चेक करेगा आपका मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में भी प्रेजेंट नहीं है तब सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी आपका जो बेसिकली हम लोग कोई भी मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो मेमोरी स्ट्रक्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अगर स्टैटिक की बात, डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में हमारे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी होता है हमारा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो हमारा बनता है वो स्टैटिक, कुछ उसका फिक्स स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही बनता है। क्या डिटेल्स होती हैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा है। तो कैश मेमोरी बेसिकली जो आपका डिजाइन होता है यूजिंग स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा। इट इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा। मतलब अगर मेन मेमोरी में कोई चीज प्रेजेंट है तो सीपीयू को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको कैश में लेके आएगा, तब कैश मेमोरी से उसको बार बार रेफर करेगा, हर बार वो मेन मेमोरी से रेफर नहीं करेगा। तो एक बार रेफर करने के बाद उसने मेन मेमोरी के कंटेंट को कॉपी किया सेकेंड आपका कैश मेमोरी में, और फिर मैक्सिमम रेफरेंस हमारा कैश मेमोरी से होता है। मतलब ऐसा समझिए कि जो हमने पेज में डिवाइड किया अपने प्रोसेस को, तो हमने जब डिवाइड किया तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी में है, फिर हमने जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो उस पेज को हमने मेन मेमोरी में लोड किया।
अब जब किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर लूप हमारा था पेज नंबर 2 में, तो पेज नंबर 2 मेन मेमोरी में नहीं रहेगा, पेज नंबर 2 को सीपीयू लोड कर देगा हमारा कैश मेमोरी में, या हमारा ओएस लोड कर देगा कैश मेमोरी में। अब हर बार जब भी सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा तो पेज नंबर 2 हमारा रेफर होगा यूजिंग रजिस्टर्स फ्रॉम कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से ही हम हर बार उसको रेफर करेंगे। तो इसीलिए लिखा है पॉइंट, इट इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा। ठीक है, कैश मेमोरी का कंटेंट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। नेक्स्ट, दिस मेमोरी इज ऑफ लिमिटेड साइज, it is of limited size, इसका लिमिटेड साइज होता है। दूसरा, इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, इट इज फास्ट मेमोरी इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम कैश मेमोरी का कंपैरिजन करें मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से, तो कैश मेमोरी हमारी फास्ट होती है। ठीक है, दूसरा, अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की बात करें कि ऐसे सिस्टम्स जहां पर हमारे एक से ज्यादा सीपीयू हैं, तब उस केस में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है मेन मेमोरी से, वो आती है यूजिंग सिस्टम बस। मतलब कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी से चाहिए तो मेन मेमोरी हमारी सीपीयू से कनेक्टेड होगी यूजिंग सम बस, कुछ सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड होगी। तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है, तो अगर हर बार हम मेन मेमोरी से रीड करेंगे तो हमारा जो सिस्टम बस पे ट्रैफिक होगा मेन मेमोरी का, वो ट्रैफिक ज्यादा होगा। अगर हमने कैश मेमोरी पे रखा तो हमारा ट्रैफिक मेन मेमोरी वाली बस पे कम होगा। किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से कंटेंट चाहिए, किसी प्रोसेस को कैश मेमोरी से चाहिए। तो अब हमारा जो ट्रैफिक था, जो पहले सिर्फ मेन मेमोरी पे जा रहा था, अब वो दो जगह स्प्लिट हो गया। कुछ ट्रैफिक हमारा डाइवर्ट हो गया कैश मेमोरी पे और कुछ हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया मेन मेमोरी पे। So this will also reduce the traffic of, in case of multi-processor system, in multi-processor environment, multi-processor system, cache memory reduce the system bus and main memory traffic, main memory traffic को reduce करता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, फंक्शनैलिटीज या टर्म्स। This is also called functional principle of the cache memory. What is this? अब समझिए, सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया। ठीक है, सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है, उस एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे थे, पेज मैप टेबल या आपका सेगमेंटेशन यूज कर रहे थे, उस केस में सेगमेंटेड मेमोरी, डिमांड पेजिंग यूज कर रहे हैं तो उस केस में दो टेबल हो गए हमारे पास, फाइल मैप टेबल और पेज मैप टेबल। तो उन केसेस में जो हमारा सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, तो सबसे पहले कंट्रोलर क्या चेक करेगा कि वो डेटा हमारा कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कैश मेमोरी में प्रेजेंट है तब तो कैश मेमोरी से हमारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। अगर कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तब मेन मेमोरी में चेक होगा,
मेन मेमोरी में भी प्रेजेंट नहीं है, तब चेक होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। So the first point in this, in main memory रीड ऑपरेशन, मेन मेमोरी के रीड ऑपरेशन में जो कैश कंट्रोलर है, कैश कंट्रोलर फर्स्ट चेक्स द डेटा ऑन कैश मेमोरी। अगर कैश मेमोरी में है तो कैश मेमोरी से लोड होगा, अगर कैश मेमोरी में नहीं है तब मेन मेमोरी से लोड होगा। दूसरी चीज, इन केस जो डेटा चाहिए था अगर वो कैश में प्रेजेंट है, इफ डेटा इज प्रेजेंट इन कैश, कैश मेमोरी में डेटा हमारा प्रेजेंट है, तो इसी चीज को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैश हिट। जैसे हम पेज मैप टेबल में पेज हिट और पेज मिस की बात कर रहे थे, अगर प्रेजेंट है तो वो है हमारा कैश हिट। तो इस केस में हमारा सीपीयू डायरेक्ट कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट, दूसरा, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है, इफ डेटा इज एब्सेंट इन कैश मेमोरी, दिस इज कॉल्ड कैश मिस, दिस इज कॉल्ड कैश मिस। कैश मिस के केस में हमारा डेटा मेन मेमोरी से रिट्रीव होगा। यहां तक समझ में आया? सिर्फ थ्योरी बताइए अभी तक, ठीक है? तो शॉर्ट में अगर इसको कुछ पॉइंट्स में समराइज करें तो कैश मेमोरी बेसिकली आपका है एक छोटी मेमोरी जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस सेल से हमारी बनी है, स्टैटिक स्ट्रक्चर यूज करती है। दूसरा, ये वेरी फास्ट है और एक्सपेंसिव है, इसलिए ये सिस्टम में कुछ लिमिटेड साइज की ये होती है। अगर पेज सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया तो सबसे पहले हमने चेक किया कैश मेमोरी में अवेलेबल है कि नहीं, अगर कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको हम कहते हैं कैश हिट, अगर कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं कैश मिस। ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, अब कैश मेमोरी हमारे डिफरेंट टाइप्स की है। टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज योर एसोसिएटिव कैश मेमोरी। एसोसिएटिव। दूसरा, डायरेक्ट मैपिंग। थर्ड, सेट एसोसिएटिव। तो तीन टाइप के कैश बताए आपको, एसोसिएटिव कैश, डायरेक्ट मैपिंग कैश, सॉरी डायरेक्ट मैप्ड, डायरेक्ट मैपिंग है डायरेक्ट मैप्ड, डायरेक्ट मैप्ड, और थर्ड सेट एसोसिएटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, एसोसिएटिव कैश। फर्स्ट, एसोसिएटिव कैश।
एसोसिएटिव कैश में सबसे पहला पॉइंट जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू हमारा क्या जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। मतलब अगर हम पेजिंग की बात कर रहे हैं, डिमांड पेजिंग, तो उस केस में हमने क्या किया? पेज मैप टेबल को रेफर किया, ऑफसेट और पेज नंबर उसके करस्पॉन्डिंग हमने फ्रेम नंबर निकाल लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने ऑफसेट ऐड करके फिजिकल एड्रेस निकाला। तो जो फिजिकल एड्रेस हमने फाइंड किया, वो फिजिकल एड्रेस हमारा कैसा होगा? वो दो पार्ट्स में ब्लॉक डिवाइडेड होता है। मतलब अब हम यहाँ पर सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस। जो भी हम यहाँ पे तीनों कैश मेमोरी डिस्कस करेंगे, उसमें हम फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। फिजिकल एड्रेस से मतलब कि जो हमारा मेमोरी था, सिस्टम ने जब एड्रेस जनरेट किया तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर हम पेजिंग की बात करें, पेज नंबर और ऑफसेट। अगर हम सेगमेंटेशन टेक्निक की बात करें तो उसमें दो इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। अब जो भी मेथड था, पेजिंग या सेगमेंटेशन, उसके करस्पॉन्डिंग हम टेबल में गए, पेज मैप टेबल या सेगमेंट मैप टेबल। वहां से हमने फ्रेम नंबर निकाला, फ्रेम नंबर में हमने ऑफसेट ऐड किया, तो जो हमारा फिजिकल एड्रेस आया, अब हम उस फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस जो प्रोसेसिंग के बाद आया, पेज मैप टेबल या सेगमेंट मैप टेबल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, is composed of two parts, दो पार्ट्स है। ठीक है, पहला पार्ट है इसमें आपका ब्लॉक नंबर, दूसरा पार्ट है आपका वर्ड इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में कितने वर्ड हैं, वर्ड इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो सीपीयू ने जो हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट किया, वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक ब्लॉक नंबर और एक बना है वर्ड नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में कंफ्यूज मत होइएगा। लॉजिकल एड्रेस होता है जो सीपीयू किसी प्रोसेस का जनरेट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं कि मेन मेमोरी में कहां पर है। तो हम यहाँ पर उस फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, मेन मेमोरी में कहां पर आएगा। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पर एक मेन मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। वी हैव डिवाइडेड द मेन मेमोरी इनटू सम ब्लॉक्स, जिसको हम लोग फ्रेम्स कहते थे। किस साइज के होंगे वो डिपेंड करेगा हमारा। तो यहाँ पर मेन मेमोरी को हमने डिवाइड कर दिया कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। दिस इज मेन मेमोरी। और ये जो हमारे हैं, दिस आर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो हमारे होंगे, ये सारे सेम साइज के होंगे। ठीक है, जैसा हमने फ्रेम्स के केस में पढ़ा कि फ्रेम्स हमारे सब सेम साइज के होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर मेमोरी में ब्लॉक्स जो होंगे वो सेम साइज के होंगे।
अगर ये ब्लॉक 10K का है तो बाकी सारे ब्लॉक्स भी हमारे मेमोरी में 10K के होंगे। नेक्स्ट, जो दूसरी इंफॉर्मेशन, जो दूसरी मेमोरी है दैट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को भी हमने कुछ लिमिटेड या सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया। जिस साइज में हमने मेन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड किया है उसी साइज में हमने कैश मेमोरी को भी डिवाइड किया है। ठीक है, कैश मेमोरी हमारी लिमिटेड साइज की होगी, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा कैश मेमोरी। सेकेंड इज कैश मेमोरी। नेक्स्ट, कैश मेमोरी में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं उसके करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी स्ट्रक्चर और यूज होता है दैट इज कॉल्ड टैग मेमोरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टैग मेमोरी। अगेन ये टैग मेमोरी भी आपका कुछ फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। क्या साइज होगा वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे। तो ये भी हमारा कुछ फिक्स साइज में डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कैश मेमोरी में पेज प्रेजेंट है कि नहीं इसको सेव करने के लिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हम और मेंटेन करते हैं जो कि इक्वल ब्लॉक्स होंगे इसमें। इसको हम कहते हैं वैलिड और इनवैलिड बिट। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और मेंटेन कर रहे हैं, वैलिड और इनवैलिड बिट। जैसा हम लोग पेज मैप टेबल में या और चीजों में यूज करते थे सेम चीज यहाँ पर कि अगर पेज हमारा कैश मेमोरी में प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर सेट करेंगे वैलिड बिट या इनवैलिड बिट। अगेन ये भी हमारे कुछ फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जितने हमारे यहाँ पर कैश मेमोरी के ब्लॉक्स हैं उतने ही ब्लॉक्स में हमारा ये वैलिड बिट और इनवैलिड बिट का इंफॉर्मेशन भी डिवाइडेड है। ठीक है, अगर पेज प्रेजेंट है तो सेट होगा वैलिड, वी सेट फॉर वैलिड बिट means page is present in cache, page is present in cache memory। नेक्स्ट, इनवैलिड बिट कब सेट होगा जब पेज हमारा एब्सेंट होगा। इनवैलिड बिट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, पेज इज एब्सेंट इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आपको मैंने लास्ट स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी से के लिए हमारा सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, जो फिजिकल एड्रेस वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड है। मतलब सपोज ये हमारा एड्रेस हो गया जो सीपीयू ने जनरेट किया, सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस। तो जो सीपीयू जनरेटेड फिजिकल एड्रेस है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा ब्लॉक नंबर, दिस इज ब्लॉक नंबर, और दूसरा पार्ट है हमारा वर्ड इन ब्लॉक, एक ब्लॉक में कितने वर्ड है। ठीक है,
सपोज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 16 बिट का एड्रेस, आई एम यूजिंग 16 बिट एड्रेस, दिस इज 16 बिट। तो पूरा मेमोरी एड्रेस हमारा सपोज 16 बिट का है। अब इस केस में जो हमारा वर्ड ब्लॉक है, एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज ओनली एन एजम्पशन, कि हमारे पास वर्ड ब्लॉक के लिए 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन है, 3 बिट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द वर्ड इन अ ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 13 बिट है। 16 बिट का एड्रेस हमारा सपोज इस तरह से डिवाइड हुआ, 13 बिट एंड 3 बिट, 13 बिट का ब्लॉक नंबर और 3 बिट का वर्ड इन ब्लॉक, और टोटल एड्रेस था 16 बिट का, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेन मेमोरी थी, मेन मेमोरी कितने बाइट्स की होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड इन अ ब्लॉक, इसके लिए हमने कितना लिया, 3 बिट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यही हमारा साइज बताएगा। तो एक मेमोरी जो है हमारी वो टोटल होगी 8 बाइट का, मतलब एक ब्लॉक जो हमारा होगा वो होगा 8 बाइट का, ये हमने इसके हिसाब से निकाला। ये assumption है, ये आपका डिपेंड करेगा कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो कितने बिट का है, और उसमें कितने बिट की इंफॉर्मेशन वर्ड के लिए है और कितने बिट की इंफॉर्मेशन ब्लॉक के लिए। मैंने एज्यूम किया हुआ है 13 बिट की इंफॉर्मेशन ब्लॉक और 3 बिट की इंफॉर्मेशन वर्ड के लिए, तो उसके हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो मेमोरी में ब्लॉक्स होंगे वो हमारे सारे 8 बाइट्स के होंगे। अब ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3 या फ्रेम नंबर्स आप इसको कह सकते हैं। ऐसे होते होते सपोज देयर आर 255 ब्लॉक्स, ठीक है। अब कैश मेमोरी पे आते हैं। कैश मेमोरी जनरली हमारे मेन मेमोरी से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि मेन मेमोरी में हमारे 255 ब्लॉक्स थे और कैश मेमोरी में हमारे ब्लॉक्स हैं सपोज इसके आधे 128। दिस इज ब्लॉक नंबर 1, 2, 3। लाइकवाइज जो आपका लास्ट ब्लॉक होगा दिस इज 127। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 128 तक जाना था, तो 127, ठीक है। जितने ब्लॉक्स आपके कैश मेमोरी में हैं उतने ही ब्लॉक्स आपके होंगे टैग मेमोरी में, ठीक है। उतने ही ब्लॉक्स होंगे हमारे यहाँ पर टैग मेमोरी में। तो यहाँ पर अगर हमारे 127 ब्लॉक्स थे कैश मेमोरी में, तो टैग मेमोरी में भी यदि इतने ही होंगे 1, 2, 3। लाइकवाइज 127 ब्लॉक्स हुए हमारे टैग मेमोरी में। अब टैग मेमोरी में जितने ब्लॉक्स हैं उन सबके लिए हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, वैलिड बिट और इनवैलिड बिट। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपके पास इतने ही ब्लॉक्स होंगे 1, 2, 3। लाइकवाइज दिस इज 127, ठीक है। सीपीयू हमेशा हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद हम फिजिकल एड्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने सारा प्रोसेसिंग कर लिया है, डिमांड पेजिंग या सेगमेंटेशन मेमोरी के हिसाब से आपने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे अभी तक बताया था कि हम पेज मैप टेबल से निकालेंगे आपका पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर होगा वो फ्रेम नंबर, और उसमें हम ऑफसेट ऐड करेंगे तो हमारा फिजिकल एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर हम उस फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। टैग मेमोरी किस काम आता है अभी बता रहा हूँ, अभी इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर है जो बताया आपको कि हमारे पास एक मेन मेमोरी है, 256 ब्लॉक्स हैं उसमें, कैश मेमोरी है उसमें सपोज 128 ब्लॉक्स हैं। जितने कैश मेमोरी में ब्लॉक्स हैं उतने ही ब्लॉक्स हमारे होंगे टैग मेमोरी में,
और उतने ही ब्लॉक्स हमारे होंगे वैलिड और इनवैलिड बिट वाली इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां पर मैंने आपको बताया जो ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक नंबर कितना है 13 बिट का। तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी में जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, या सॉरी जो हमारी कैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन होगी, कैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन कितनी होगी, जो हमारा मेन मेमोरी का साइज है उतनी इंफॉर्मेशन। तो 8 बाइट की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास मेन मेमोरी में थी, तो यहाँ पर कैश मेमोरी में भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी 8 बाइट की। ठीक, नेक्स्ट, टैग मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मैपिंग के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग फाइल मैप टेबल यूज करते थे उसी टाइप से ये हमारा यूज हो रहा है टैग मेमोरी। ठीक है, टैग मेमोरी का पर्पस ये है कि ये चेक करके बताएगा कि हमारा पेज कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे अभी तक हम जो काम करते थे पेज मैप टेबल में चेक करते थे कि हमारा पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं, वैसे ही कैश मेमोरी के केस में हम लोग टैग मेमोरी में चेक करेंगे कि हमारा पेज कैश मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैश मेमोरी में सॉरी जो आपका टैग मेमोरी है इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी जितने बिट्स का हमारा ब्लॉक है। मतलब यहाँ पर हमारा ब्लॉक 13 बिट का है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो 13 बाइट की होगी, सॉरी 13 बिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं, सपोज मेन मेमोरी में हमारे पास कुछ पेजेस थे ए बी सी डी, ऐसे हमारे पास कुछ पेजेस हैं मेन मेमोरी में, लाइकवाइज। ठीक है, अब जब एड्रेस जनरेट हुआ और हमने किसी पेज को कैश मेमोरी में लाके रखा, सपोज इस बी वाले पेज को हमने कैश मेमोरी में लोड किया, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव मेमोरी की। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब ये है कि जो ये पेज है ये कैश मेमोरी में हमारा किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, किसी भी ब्लॉक पे हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बी वाला हमारा ब्लॉक था 1, तो कैश मेमोरी में भी ये हमारा 1 नंबर ब्लॉक पे हो, ये किसी भी ब्लॉक में हो सकता है। सपोज बी वाला पेज जो था ये हमने लोड किया ब्लॉक नंबर 3 में, इट माइट बी पॉसिबल। अब ये पेज हमने लोड किया हुआ है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर सेट किया कि ये किस ब्लॉक में लोडेड है। तो ये लोडेड है हमारा बी वाला, टैग बिट में हमने सेट किया, ब्लॉक का नंबर थर्ड वाले ब्लॉक में है और ये हमने सेट किया वैलिड। अब एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, जब सीपीयू ने फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लिया, हमने सॉरी कैलकुलेट कर लिया, जब फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो गया, अब उसके बाद सबसे पहले हम आए टैग मेमोरी में। इसको सेपरेट करने के बाद टैग मेमोरी में हमने चेक किया कि ये वाला ब्लॉक हमारा वैलिड है कि इनवैलिड। अगर वैलिड है तो हमने टैग मेमोरी से उसका ब्लॉक लोकेशन उठाया और उस पेज को यहां से रेफर कर दिया, मतलब सीपीयू ने यहीं पर से इस पेज को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब मेन मेमोरी पे रेफर नहीं किया। अगर पेज प्रेजेंट नहीं है तब उस केस में क्या हुआ, मेन मेमोरी से उस पेज को हम लेके आए कैश मेमोरी में, उसके करस्पॉन्डिंग टैग मेमोरी को मॉडिफाई किया, उसके करस्पॉन्डिंग वैलिड बिट और इनवैलिड बिट को मॉडिफाई किया और फिर हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। अच्छा 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, चलिए कई लोगों ने मैसेज किया है।
चलिए ठीक है, आपका 10:39 हो रहा है, मैं इसको 10:45 पे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 10:45 पे। आगे एक क्वेश्चन है कि सत्यम का, डिमांड सेगमेंटेशन नहीं पढ़ाएंगे क्या? डिमांड सेगमेंटेशन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। डिमांड पेजिंग में हम पेजिंग टेक्निक का यूज करते हुए इंप्लीमेंट करते हैं, और डिमांड सेगमेंटेशन में हम लोग सेगमेंटेशन टेक्निक का यूज करते हुए वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिमांड सेगमेंटेशन है वो आपका एकेटीयू के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ लोग और थे, कम हो गए हैं। आज की आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, तो जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं
और सफिशिएंट टाइम अगर क्लास में है तभी उसी केस में अटेंडेंस मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट के लिए कनेक्ट हुए और छोड़ दिया तो अटेंडेंस मिल जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट, इसी को बस एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से थोड़ा सा। हाँ, तो जो आपको बताया कि हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे सिस्टम में फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हुआ। फिजिकल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्लॉक नंबर और वर्ड इन ब्लॉक। ठीक है, मेन मेमोरी को हमने कुछ फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जिसको हम लोग फ्रेम्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर 3 बिट की इंफॉर्मेशन है, तो 3 बिट से मतलब हमारे पास 8 बाइट की इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में होगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक में लिखा 8 बाइट। ठीक है, मेन मेमोरी को हमने जो डिवाइड किया था वो डिवाइड किया 256 पार्ट्स में। 0 से नंबरिंग स्टार्ट करी तो नंबरिंग आपकी हो गई 0 से लेके 255 तक। नेक्स्ट कैश मेमोरी आए। कैश मेमोरी में जो कंटेंट हमारा जितने साइज का इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी के एक फ्रेम में है उतनी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे कैश मेमोरी में भी रहती है। तो अगर एक पेज 8 बाइट का है मेन मेमोरी में तो 8 बाइट का ही पेज हमारा कैश मेमोरी में भी होगा। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट कि कैश मेमोरी का भी जो हमारा साइज होगा ब्लॉक्स का वो साइज सेम होगा जो हमारा मेन मेमोरी का था। अगर 8 बाइट्स के यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही थी तो कैश मेमोरी में भी 8 बाइट्स की इंफॉर्मेशन। कैश मेमोरी जनरली आपकी मेन मेमोरी से छोटी होती है। तो कैश मेमोरी को जो हमने डिवाइड किया था वो सपोज 256 पार्ट्स में किया था और कैश मेमोरी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी जस्ट हाफ है, तो 128 ब्लॉक्स में ये डिवाइड हुई। तो कैश मेमोरी पे जब हमने नंबरिंग करी तो 0 से लेके 127 तक आया। नेक्स्ट, अब कैश मेमोरी में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इसको मेंटेन करने के लिए इसके लिए हमने एक और मेमोरी यूज करी, टैग मेमोरी। ये टैग मेमोरी आपकी जितनी भी कैश मेमोरी मैंने अभी आपको बताई, एसोसिएटिव, डायरेक्ट मैप और सेट एसोसिएटिव, ये इन तीनों में आपका यूज होगा। ठीक है, तो टैग मेमोरी का पर्पस क्या है, जितने भी ब्लॉक्स हमारे कैश मेमोरी में है उतने ब्लॉक्स हमारे टैग मेमोरी में होंगे। हर एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वैलिड बिट और इनवैलिड बिट की। तो टैग मेमोरी में बेसिकली हम क्या रखते हैं कि कौन सा पेज हमारा कैश मेमोरी में किस पर्टिकुलर एड्रेस पे लोडेड है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो हमारा सपोज बी वाला पेज था, बी वाला पेज हमारा कैश मेमोरी में थर्ड ब्लॉक पे था, तो यहाँ पर हमने टैग मेमोरी में थर्ड ब्लॉक पर इंफॉर्मेशन सेट कर रखी है वैलिड बिट। ठीक है, यहाँ पर हमारा एड्रेस पड़ा हुआ है अंदर 3। तो अब जब सीपीयू ने एड्रेस हमने कैलकुलेट किया, जो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था उसके बेस पे जब हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारा फिजिकल एड्रेस क्या है, तब सबसे पहले हम आए टैग मेमोरी पे। टैग मेमोरी में सबसे पहले हमने चेक किया वैलिड बिट और इनवैलिड बिट। अगर वैलिड बिट सेट है तब उसके करस्पॉन्डिंग हम मूव करके गए टैग मेमोरी में। टैग मेमोरी में ये फाइंड किया कि वो पर्टिकुलर पेज किस कैश मेमोरी के ब्लॉक में लोडेड है। यहाँ पर हमें मिला 3, तो हम पहुंच गए थर्ड ब्लॉक में कैश मेमोरी के और यहाँ से हमने पेज को रेफर कर लिया। इन केस अगर ये पेज प्रेजेंट नहीं होता, सपोज यहाँ पर बात करें 2, तो इस केस में ये वाला पेज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर इनवैलिड बिट सेट होगा। जब इनवैलिड बिट सेट है तो इसका मतलब हमारा पेज कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। अब हम जो उसको रेफर करेंगे मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से डायरेक्ट रेफर करेंगे। उसको रेफर करने के लिए पहले उसको हम कैश मेमोरी में लेके आएंगे,
कैश मेमोरी में लाने के बाद हम टैग मेमोरी को मॉडिफाई करेंगे। टैग मेमोरी को मॉडिफाई करने के बाद हम वैलिड और इनवैलिड बिट की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेंगे और फिर उस पेज को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ से यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैश मेमोरी में भी लेके आ रहे हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपल आपका एसोसिएटिव कैश मेमोरी। ये क्लियर है? चलिए, अच्छा आज अटेंडेंस का क्या रीजन है? क्वेश्चन है वैभव का, अटेंडेंस एक्चुअली जो आपको नया टाइम टेबल मिला है उसमें मेरी क्लास आपकी मंडे और थर्सडे को है, तो मंडे और थर्सडे को ऑफिशियल क्लास है, इसकी अटेंडेंस मुझे आपकी ईआरपी पे फिल करनी है। तो आज जिन लोगों ने मतलब लेक्चर अटेंड किया है, ये आपको अटेंडेंस इसकी मिलेगी। बाकी जो क्लासेस मैं लेता हूँ वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तो उसमें मुझे अटेंडेंस नहीं चाहिए आपकी। चलिए, दैट्स सॉल्व विद द एसोसिएटिव कैश, दैट इज डायरेक्ट मैप कैश मेमोरी और सेट एसोसिएटिव। इसको कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कल भी लेक्चर आपका 9 बजे से होगा।